हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। G20 बैठक और उसके बाद उससे निकलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां, जिस पर हम एक एक करके एपिसोड में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। G20 की बैठक में ऊर्जा को लेकर के हमने किस तरह की बातें की हैं, या कहे क्लाइमेट चेंज और एनर्जी का जो संबंध है सीधे सीधे एक दूसरे के साथ है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तभी एक दूसरा आंकड़ा जो जुड़ता है क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाले इम्पैक्ट को कम करने की ओर इशारा करता है। कुछ ऐसी ही जो बातें हैं बहुत ज़रूरी हैं, वो G20 की बैठक में डिस्कस की गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तो मंजूरियां नहीं मिल सकी, क्योंकि अपने अपने देशों के अलग अलग हित हैं। ऐसे में अगर आप सऊदी अरब या रूस जैसे जीवाश्म ईंधनों के उत्पादक देशों को देखेंगे, जो पारंपरिक रूप से इनका उत्पादन करते आए हैं, उनकी तरफ से इस पर शुरुआती आपत्ति आई थी। लेकिन हमने हाल ही में एक नए लक्ष्य को अपनाए जाने की बात इसमें कही है। हमने कहा है कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनसे उत्पादित होने वाली ऊर्जा की जो मात्रा है उसको 2030 तक हमें 3 गुना करना होगा। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना गंभीर हो जाता है। वर्तमान स्थिति हमारी इतनी नहीं है, या देशों की इतनी नहीं है। वहां पर ही हमने जो लक्ष्य की बात की है वो 3 गुना करने की बात की है। तो आज के इस टॉपिक में इस तरह की सभी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। जो टॉपिक है वो है G20 बैठक की जलवायु प्रतिबद्धता पर्याप्त क्यों नहीं है। इसमें अगर हमने कोई प्रतिबद्धता जताई है तो उसको पर्याप्त क्यों नहीं मान रहे हैं, और विशेषज्ञों ने इस पूरे मुद्दे को G20 की बैठक के साथ किस तरह से जोड़ करके देखा है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां आपके लिए। अनअकैडमी ने आपके लिए एक ऑफर शुरू किया है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। 50% तक का आप डिस्काउंट ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन में, और आरंभ 1 साल का और फाउंडेशन 2 साल का बैच जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। G20 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताने की बात की है कि हमें इसे 3 गुना तक बढ़ा देना होगा। ऐसे में सवाल होगा कि अभी के समय उत्पादन कितना कर रहे हैं हम, देशों ने कितनी क्षमता प्राप्त कर ली है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका नाम आपने पहले सुना होगा, उन्होंने कहा है कि यह जो उपाय है अगर इसको हम अपनाते हैं तो 2030 तक 7 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं? 7 बिलियन टन CO2 और इक्विवेलेंट। यहां पर एक शब्द आपने सुना है CO2 और इक्विवेलेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मानक मानते हुए जो अतिरिक्त उत्सर्जन अन्य गैसों का प्रभाव के साथ हो सकता है उसको यहां पर तुलना कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अगर इतना हो जाएगा तो मान लेंगे। उसके अलावा वहां पर जरूरी नहीं कि किसी और चीज गैस की सांद्रता हो या किसी और की, क्योंकि एक एक करके लिखना फिर मुश्किल होगा। ऐसे में CO2 से सभी की फिर तुलना करके जो आंकड़ा है वो दे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको पता है कि इसका जो गठन है वो 1974 में किया गया था, और पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा जब ये बात निकल करके आई तो रूस ने और सऊदी अरब ने इसका विरोध किया, कुछ आपत्तियां जताई, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का या जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल है उसके सप्लायर्स हैं, उनको आपत्ति होनी ही थी। लेकिन उसके बावजूद जो अन्य विकासशील देश है या अन्य विकसित देश है उन्होंने इसको अपनाए जाने के लिए फिर कहा है। अगर आप भारत और चीन जैसे देशों को यहाँ पर देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं में जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती करनी है या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना है, वहां पर वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके या इस ऊर्जा क्षमता को स्थापित करके इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ा करके ही इस समस्या से पार पा सकते हैं या अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। भारत और चीन जैसे कुछ अन्य देश, लेकिन सभी नहीं है, क्योंकि सभी के पास इतनी तकनीक, इतनी क्षमता या इतना नवाचार नहीं है। रूस और उसकी बात हमने कर ही ली। और एक पॉइंट ये भी है कि नवीकरणीय ऊर्जा में जो निवेश
की व्यवस्था है वो अपने प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में भी आपको इस टॉपिक में ये बातें भी सुनने को और जानने को मिलेंगी कि निवेश को बढ़ाने की बात की है। अब भारत ने यहाँ पर यही प्रमुख काम किया है कि भारत ने कई सारे ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहां पर इससे जुड़े हुए स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, वहां पर मदद कर रहा है भारत। और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अल्प विकसित या विकासशील देश, खास तौर से अफ्रीकी देशों के लिए तरफदारी की है कि उनको हमें तकनीक वगैरह उपलब्ध करानी होगी। तो वर्तमान वैश्विक स्थापित क्षमता को देखना होगा कि अगर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो अभी है कितनी। देखिए, वार्षिक क्षमता की जो वृद्धि है जो हर साल बढ़ रही है वो लगभग 10% की गति से बढ़ रही है। अभी के लिए जो क्षमता है 10% की गति से बढ़ रही है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा ये भी कहता है कि जिस गति से बढ़ रही है, ये हमने जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि का लक्ष्य रखा था, वो इससे पूरा नहीं हो पाएगा। और अभी नवीकरणीय ऊर्जा की जो वर्तमान स्थापित क्षमता है वो लगभग 3400 गीगावाट से कम है, यानी 3400 गीगावाट से कुछ कम ही है। ठीक। और 2022 में अगर देखेंगे तो हमने कितनी वृद्धि की थी। 2022 में जो हमने नवीकरणीय ऊर्जा को इसमें जोड़ा था वो थी 295 गीगावाट। ठीक है। और 295 गीगावाट में लगभग 191 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्राप्त की गई थी। और इस 295 गीगावाट में 140 गीगावाट की जो क्षमता थी वो अकेले चीन ने ही दी थी। ये भी समझिए, लगभग 48% जो उपलब्धता है वो चीन की तरफ से आई थी। तो 2030 तक कुल क्षमता को 3 गुना करने के लिए विश्व को हर साल लगभग 1000 गीगावाट नई क्षमता हमें जोड़नी होगी, तब हम जाकर के कुछ कर पाएंगे। और वो भी अभी आपको उस आंकड़े का भी एक अनुमान में बताऊंगा जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 7 जो दिया हुआ था यहाँ पर 7 बिलियन टन का। तो क्या 7 बिलियन टन में काम हो जाएगा हमारा? नहीं होगा, इस पर भी बात करते हैं। तो चुनौतियां क्या क्या है अभी के लिए? अधिकांश नई क्षमता वृद्धि कुछ बड़े विकासशील देशों में ही हो रही है, जैसे भारत है, चीन है, कुछ और देश जो सक्षम हैं, जिनके पास अभी के समय पैसा मौजूद है, जो खर्च कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो प्रत्येक वर्ष वैश्विक क्षमता वृद्धि में भारत और चीन का योगदान अकेले 50% से ज्यादा रहा है। और मैंने भी आपको चीन का आंकड़ा बताया ही पिछले साल के, उसमें 2022 में 48% रहा। अन्य विकासशील देशों में देखेंगे तो मुख्य रूप से अफ्रीका में मांग में तीव्र वृद्धि के बिना 3 गुना का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। यानी जब तक अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में जो प्रमुख देश है वहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता की स्थापित करने की हम बात कर रहे हैं, अगर वो स्थापित नहीं हुई तो जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काम किसी एक देश को नहीं करना है। यहाँ पर विश्व के सभी देशों को, सभी क्षेत्रों को, सभी महाद्वीपों को मिल करके काम करना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक हिस्से के लिए चुनौती पैदा नहीं करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ज्यादा सुभेद्य होंगे, कुछ कम सुभेद्य होंगे। चुनौतियां क्या है? वित्तीय संसाधन हमारे पास नहीं है। सभी संक्रमण प्रौद्योगिकी यानी ट्रांजिशन प्रौद्योगिकी में वैश्विक निवेश 2022 में 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। बहुत अच्छी बात है, आंकड़ा अच्छा लग रहा है। जो डिमांड है, जिसको हमने कहा था ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान को सीमित कर पाएंगे, तो ये तब हो पाएगा जब इस निवेश को हम 5.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दे। और अभी कितना है? 1.3, यानी इसमें 4 गुना और वृद्धि करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, है ना। तो 4 गुना जब बढ़ा पाएंगे तब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के रास्ते तक पहुंच पाएंगे या बने रहेंगे। हालांकि ये भी है कि समय के साथ धीरे धीरे जो विकासशील देश है वहां पर एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है उस तरह से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी तेजी आई है और इनका उपयोग करने से और ज्यादा एमिशन होगा। तो आप समझ रहे हैं, पूरी साइकिल है कि जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो तापमान में वृद्धि हुई है आप उसको कम करने के लिए फिर उन्हीं उपकरणों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती है। इसके बाद समाधान पर कुछ विचार हैं, जैसे कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को हमें जुटाना होगा। क्योंकि देखिए, वित्तीय संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बिना
कोई भी देश कितनी भी बात कर ले, कितना भी अच्छा प्लान ले आए, यानी उसकी पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो घर पर बैठकर कितना भी अच्छा प्लान बना ले। तो कुछ वैसा ही है कि अगर आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग करते रहें, जब तक आपके पास फंड नहीं होगा, आप कुछ भी चीज़ खरीदने या उसको घर पर लगाने में सक्षम नहीं होंगे। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत माहौल और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत अफ्रीका के लगभग 20 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, या उनको अन्य जो संसाधन और तकनीक है उनको उपलब्ध करा रहा है। तो अपनी जलवायु कार्य योजनाओं के हिस्से के रूप में लगभग 135 देशों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बनाने या बढ़ाने का वादा कर दिया है। ऐसा वादा हो गया है, लेकिन कितना ये कारगर होगा ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पर ISA की बात आई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इस पर भी हो सकता है कोई सवाल पूछ लिया जाए या बनता रहता है, या एटलीस्ट अगर आप मेंस में कोई उत्तर लिख रहे होंगे तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि हर साल नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50% से अधिक वृद्धि सौर ऊर्जा से हो रही है, और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बड़ी भूमिका है। आपको याद होगा 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई है। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में मौजूद है, नहीं तो कम ही ऐसे होते हैं। साल 2022 में निर्मित 295 गीगावाट नई जो नवीकरणीय क्षमता है उसमें 191 गीगावाट या 65% सोलर एनर्जी है, जो शुरू मैंने आपको आंकड़ा बताया है। और ISA जो है सौर ऊर्जा के दोहन की तीव्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा बताया गया है कि ISA अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहा है, यानी जितना ये कर सकता है, जितनी इसकी क्षमता है। और ये क्यों नहीं कर पा रहा है, ये आप समझ पा रहे हो कि जब तक अन्य देशों का इसको सहयोग नहीं मिलेगा तो ये कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा पाएगा। रिसर्च की बात है, इनोवेशंस की बात है, कैसे कर पाएगा। हालांकि कई सारे इनोवेशन ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में किए गए हैं, अभी उन पर भी आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स में। तो क्या है, एक तरह का वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मकसद है सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और उन तक देशों की पहुंच को सुनिश्चित करना या उसको बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के आपस में मिलकर के बातचीत के बाद आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो ISA ने 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देश हैं और मुख्य रूप से वो देश इसमें महत्वपूर्ण है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर आप सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आप ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर के सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा जहां प्राप्त होती है वो कौन सा क्षेत्र है, अगर आप यहां देखें तो वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी तो वहीं पर आएगी, क्योंकि वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है लंबवत पड़ता है। उसके बाद अगर आप उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो कर्क रेखा, ये और मकर रेखा, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको देखिए। यहां पर जो देश आते हैं तो भारत का भी एक बड़ा हिस्सा आता है, दक्षिण भारत तो आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही, मतलब जो महत्वपूर्ण है अब उसमें आप और भी एरिया ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना रीजन महत्वपूर्ण, मतलब अगर आप नॉर्थ की ओर चले जाएंगे तो फिर देशों के लिए इसका महत्व इतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां पर वर्ष भर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य के तापमान की उपस्थिति नहीं होती, जिसकी मदद से सोलर एनर्जी बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है, व्यापक रूप से सौर ऊर्जा परिनियोजन की सुविधा के लिए 2030 तक $1000 बिलियन से अधिक का निवेश जुटाना, इस पर यह प्रयासरत है। अब समझे कि ISA द्वारा उठाए गए 3 प्रमुख कदम कौन से हैं, क्योंकि इस बार ISA G20 का जो आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो रहा था उसके साथ मिलकर के काम कर रहा था। तो इन्होंने इस बार के लिए 3 प्रमुख बातों को सामने रखा है। पहला क्या है, पहला है ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए कुछ इनोवेशंस को बढ़ावा देना है हमें। और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कैसे करेंगे, यानी हम इसका उपयोग ऐसे करें कि कम या नेट जीरो जो एमिशन है वो हो,
और कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन हम प्राप्त कर सके। और इसके लिए नॉलेज और स्किल दो चीजों पर महत्व दिया गया है। दूसरा इसमें कहा गया है सोलर मिनी ग्रिड्स का निर्माण, क्योंकि बड़ी ग्रिड्स महंगी है, इसलिए ऐसे में अगर हम छोटी ग्रिड्स का निर्माण कर पाए तो ऐसे में जो निजी क्षेत्र है वो इसकी ओर आकर्षित होगा और निजी निवेश भी फिर आ सकेगा। ठीक है, तो सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से हम जो ऊर्जा की पहुंच है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा है सोलर स्टार्टअप को सपोर्ट करना। भारत के बारे में मैंने आपको बताया, तो सोलर स्टार्टअप भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे वो काम करना शुरू करेंगे तो एक निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और उसके साथ इनोवेशन भी होगा, लोग रोजगार से भी जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जो उपलब्धता है धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी हो सकेगी। तो स्टार्टअप को आज के समय हमें बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। अब एक कंक्लूजन आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक का, पहला ये कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए जो G20 की प्रतिबद्धता है वो एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस पर होने वाले जो वास्तविक स्थितियां हैं या जो वास्तविक खर्चे हैं या देशों की जो वर्तमान जिम्मेदारी है वो उस तरह से करती हुई पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। अब आप एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि सर ये तो G20 जैसे ग्रुप्स की जिम्मेदारी है नहीं, इसके लिए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक अलग से कराते हैं हम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए भी जो एजेंडा है भाई, वहां पर भी जो लोग आएंगे, जो देश आएंगे, वो कोई अलग से थोड़ी आएंगे, वो भी यही देश होंगे। तो अगर आज के समय भी कुछ ऐसा ठोस निकल आता जिसको हम उस बैठक तक भी ले जाते तो महत्वपूर्ण होता। बहरहाल जिस तरह के लक्ष्यों को हमने यहाँ पर निर्धारित किया है ठीक है, लेकिन ये जो लक्ष्य है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान को नियंत्रित करने की बात थी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अधिक उत्सर्जन में कटौती और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जैसे प्रयासों की जो बात की जाती है वो यहाँ पर पूरे होते नहीं दिखते और इस तरह की बातों को इस बार की बैठक में शामिल नहीं किया गया है। और यही आलोचना के वो बिंदु हैं जिस पर विशेषज्ञ अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना बंद नहीं करेंगे या कार्बन उत्सर्जन को चरणबद्ध रूप से कम नहीं करेंगे और इसका एक दबाव होना चाहिए देशों पर, तभी फिर आगे चल करके कोई ठोस उपलब्धि हम हासिल कर पाएंगे। बहरहाल COP20 की जो अगली बैठक है COP28 जब वो आयोजित होगी तब हम उसमें देखेंगे। जहां तक नवंबर में उसका आयोजन किया जाना है तो यहाँ से ही डेटा और जो फ्यूचर के प्लान है अलग अलग बैठकों के माध्यम से उस बैठक में पहुंचते हैं। इसके अलावा IPCC की जो रिपोर्ट है वो भी उस बैठक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ ये जरूरी बातें हैं। अब एक प्रश्न ले लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। दूसरा है गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और जरूरी और परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।